हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ दीपिका और आप सुन रहे हैं मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा जी ने। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे अनंत और आशी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आशी अनंत को अपने घर से निकाल देती है। चलिए देर न करते हुए आगे सुनते हैं। आखिर अनंत कहाँ गया, ये जानते हैं। मैं गुस्से में उसकी बिल्डिंग से बाहर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, इस उम्मीद में कि शायद आशी मुझे जाने से रोक ले, पर ये मेरी महज कल्पना ही थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। आसमान से पानी का सैलाब अभी भी निकल रहा था। सड़क पर चुनिंदा गाड़ियां रेंगते हुए निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके अपार्टमेंट से बाहर आ गया। बारिश की वजह से मैं पूरी तरह से भीग चुका था। मेरे और आशी के बीच एक गलत फहमी हो गई थी, जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ा रोग होता है। कुछ देर बाद पार्किंग एरिया में बैठा रहा कि शायद आशी को गलती का एहसास हो और वो मुझे फ़ोन करे। अगले 1 घंटे तक उसका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया। मैं आशी के पास जाना चाहता था, पर मैं उसके आंसुओं का सामना नहीं कर सकता था। शायद मुझे वापस लखनऊ जाना चाहिए। मैंने अपना वॉलेट चेक किया। मेरे पास बस 120 रुपए बचे थे। मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत थी। मैंने सैंडी को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, पर मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। अब ये परेशानी का कारण था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मैंने फैसला किया, मैं वापस लखनऊ जाऊँगा। मैंने वहाँ से ऑटो किया। ऑटो वाला इतनी रात को जाने को राजी नहीं हुआ और बारिश भी काफ़ी थी। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार वो मान गया। जब उसे पता चला कि मैं यूपी से हूँ, उसने मुझे किसी तरह स्टेशन पहुँचाया, जहाँ आशी ने मुझे रिसीव किया था। मैंने लखनऊ जाने वाली कई ट्रेनों के बारे में पता किया, पर बहुत सी ट्रेनें बारिश की वजह से कैंसिल या लेट थी। मुझे सुबह तक इंतज़ार करना था। मेरे कंधे पर मेरा बैग था। अचानक मुझे याद आया कि इसमें मेरी डायरी रखी है, जिसे मैं आशिक को देने वाला था। मैंने तुरंत अपना बैग खोला, सारे कपड़े जमीन पर गिरा दिए। सब कुछ भीग चुका था, मेरी डायरी भी। उसकी इंक चारों तरफ फैल गई थी। वो कहीं से भी पढ़ने लायक नहीं बची थी। मेरी यादें उस कागज़ से मिट चुकी थी, पर मेरे दिमाग से नहीं। मैंने अपनी डायरी पर हाथ फेरा। उसके शब्द ऐसे सिमट रहे थे, मानो वो भी नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें फिर से कभी पढ़ूं। वैसे भी अब इस डायरी का मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं था। जिसके लिए ये लिखा, वो उसे पढ़ना ही नहीं चाहती। मैंने उस डायरी को सामने पड़े डस्टबिन में डाल दिया। शायद वही उसकी सही जगह थी। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैंने अभी तक मुंबई में सुबह से बस एक केक का टुकड़ा खाया था, शायद आधा। मेरे पास खाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हर बार की तरह खुद को कोसने लगा। काश कि मैं मुंबई नहीं आया होता। काश मैंने वो पैंट ना पहनी होती। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान मुझसे नाराज़ क्यों है? मुझे सूर्य नारायण का श्लोक याद आ गया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्या ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है? मैं सुबह 6 बजे तक स्टेशन पर बैठा रहा। बारिश अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। लोग अपने काम में वापस लौटने लगे। मैंने पहली बार स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। किसी को किसी से बात करने का भी टाइम नहीं था। हर 5 मिनट में लोकल ट्रेन सबको उनकी मंजिल पर पहुंचा रही थी। उनकी सुबह की दिनचर्या शायद ट्रेन में ही पूरी होती होगी। मैं स्टेशन पर बैठा लोगों के चेहरे को देखने लगा। शायद
इनमें से कोई आशी हो। मैंने अपना फ़ोन चेक करने की कोशिश की। शायद आशी ने कोई मैसेज किया हो। पर आशी की तरह वो भी मुझसे नाराज़ था। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे पास मेरे फ़ोन और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। मैं वापस स्टेशन से बाहर निकला। दुकान धीरे-धीरे खुल रही थी। थोड़ा सा आगे चलने पर मुझे एक मोबाइल की दुकान दिखी। विनायक मोबाइल सर्विस, जिसके बोर्ड पर गणेश जी की फ़ोटो बनी थी। मैंने दुकानदार को अपना फ़ोन बेचने का प्रस्ताव रखा। उसने मेरी ओर देखा और वापस अपने काम में व्यस्त हो गया। आधे घंटे सफाई करने के बाद वो पूजा करने बैठ गया। सामने भगवान गणेश जी की मूर्ति लगी थी। वो पूरे सच्चे मन से पूजा में जुट गया। मैंने भी अपना सर झुकाया और दोनों हाथों को उनके आशीष में जोड़ लिया। करीब 20 मिनट बाद वो अपने काउंटर पर आया। उसने मेरे फ़ोन की ओर इशारा किया। सैमसंग गैलेक्सी, वो बड़बड़ाया। उसने कई बार उलट पुलट कर देखने के बाद फ़ोन के सारे पार्ट को अलग कर दिया। देखो, एक दाम 1200 रुपये। ये 1200 मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं आराम से इतने पैसों से लखनऊ वापस जा सकता था। मैंने अपना सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड उससे वापस लिया और उसकी दुकान से बाहर आया। मैंने सबसे पहले स्टेशन के बाहर खाना खाया और वापस स्टेशन पर पहुंचा। मैं पहले सैंडी को कॉल करके बताना चाहता था कि मैं वापस लखनऊ आ रहा हूँ। अब सैंडी मेरी ज़िंदगी में आखिरी इंसान बचा था जो मेरे साथ था। मैंने कई लोगों से एक कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट की। कई असफलता के बाद आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने मुझे अपना फ़ोन दिया। वो एक मराठी था। उसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा के साथ सफ़ेद टोपी पहनी थी। उसके दांत थोड़े बाहर की ओर थे और छोटी सी मूछ। 1 मिनट बस, उसने 1 मिनट का अल्टीमेटम दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद किया। मुझे सैंडी का नंबर याद था। उसने मुझे मुंबई आने से पहले अपने वीआईपी नंबर को याद कराया था, जो किसी को भी बड़ी आसानी से याद हो जाता। सैंडी ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी, कौन? उसने फ़ोन उठाते ही प्यारी सी आवाज़ में कहा। सैंडी हमेशा अपरिचित लोगों के फ़ोन का अच्छे से जवाब देता था। अबे सैंडी, मैं आनंद। हाँ आनंद, कैसा है? कब पहुंचा? तुझे मैंने कॉल करने को बोला था ना पहुंचकर। यार, मैं वापस आ रहा हूँ। क्यों बे? इतनी जल्दी? क्या हुआ? यार कुछ काम था, मैं आकर बताता हूँ। पैसा है ना तेरे पास? और हाँ, मैं बताना भूल गया, एक गुड न्यूज़ है, उसने कहा। मुझे अब किसी भी तरह की गुड न्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। मेरे साथ जो अभी हुआ शायद कोई भी न्यूज़ उसकी भरपाई नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने जानने की इच्छा जताई। काव्या का पता चल गया है, उसने कहा। क्या? कहाँ? कैसे? ये मेरे लिए सच में एक गुड न्यूज़ थी। अभी जब तुमने उसके गुमशुदा होने के बारे में बताया था, तभी मैंने उसके ईमेल और एफबी पर मैसेज किया था, फ्लिपकार्ट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने के लिए। पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। परसों तेरे जाने के बाद उसका रिप्लाई आया। क्या? मैं वही लोहे की चेयर पर बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी मुझे घूर कर देखने लगा। शायद उसका दिया हुआ 1 मिनट बीत चुका था। कहाँ है वो? बोलते हुए मेरे होठ कांपने लगे। हिमाचल प्रदेश, बद्दी ओमेक्स अपार्टमेंट, 4th फ्लोर। वो किसी कंपनी में काम करती है एज अ जनरल मैनेजर। तो वो हम सबसे दूर जाकर रहने लगी। थैंक यू यार, मैंने सैंडी से कहा। पर तू वापस क्यों आ रहा है? और सुन, मैंने फ़ोन काट दिया। अब मेरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मैं जिसकी तलाश में पिछले 2 साल से लगा था, उसका पता चल गया। अच्छी बात यह है कि वो मैनेजर है, और उससे भी अच्छी बात है कि वो जिंदा है। पर मैं अब उन रास्तों पर चलकर थक चुका था। मैं अब और भागना नहीं चाहता था। मुझे सोना था।
एक गहरी नींद में बिना किसी की परवाह किए। जिंदगी भी मेरे साथ अजीब खेल खेल रही थी। आज इतने दिनों बाद जब काव्या मिली तो आशी ने मेरा साथ छोड़ दिया और इस समय मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम आशी को मनाना था, जो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से मुझसे नाराज थी। पर अब मैं क्या करूं? मेरे पास दो ऑप्शन थे, वापस लखनऊ जाऊं या आखिरी बार उस शख्स से मिलूं जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह समझती थी, जिससे मुझे बहुत से सवालों के जवाब जानने थे। मैंने फैसला किया कि मैं हिमाचल जाऊंगा। एक आखिरी कोशिश, शायद इसके बाद सब सही हो जाए। मैंने स्टेशन पर पता किया, पश्चिम एक्सप्रेस जो बांद्रा से कालका तक जाती है, उसके जाने का समय 11:40 का था। अब से कुछ घंटों के बाद मैंने ट्रेन का जनरल टिकट लिया।